अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। तो ईद का तोहफा मैं और उमर भाई आपको यही दे सकते थे कि हम आपको एक रिसर्च के ऊपर वीडियो बना कर भेज दें। काफ़ी अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, तो रिसर्च बेस्ड पे भी कुछ वीडियोस बनाई जाएं। तो थैंक्स टू उमर भाई ने आज हमें ज्वाइन किया है। उमर भाई, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। वालेकुम मुकेश भाई, आपकी मोहब्बत का मशहूर हूँ। आपने हमें वक्त दिया, बहुत अरसे से हम सोच रहे थे क्योंकि वी आर प्रोग्रामर्स, तो मोस्टली हमारा मेजर कंसर्न प्रोग्रामिंग की तरफ था। लेकिन रिसर्च जो एक नाम अगर हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज रिसर्च, तो टू डिस्कवर समथिंग, टू पुट अप अ नोवेलिटी ऑफ अ प्रीवियस वर्क, हम कह सकते हैं कि रिसर्च है। रिसर्च में बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम बात करें कि प्रोग्रामिंग कहाँ से आई, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने लैंग्वेज जनरेट की। अब हमारे पास मोस्टली कई किस्म की लैंग्वेजेस है। लेट्स सपोज अगर मैं रिसेंटली जिस पे हम खुद टीचिंग कर रहे हैं, मी माई सेल्फ उमर अहमद, मैं असिस्टेंट लेक्चरर हूँ गैल्जन यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी मुलाकात सिस्टम्स में हुई थी, आई थिंक आई रिमेम्बर दैट। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपके साथ ही मिलके हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोग्रामिंग के हवाले से आप पाइथन की तरफ माइल हैं, हम जावा की तरफ हैं। हम जावा एक्सपर्ट्स हैं, आप पाइथन की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। सी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सब मिलकर चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छी हमारा सर्कल चल रहा है। तो जब बात आपने की रिसर्च के हवाले से, तो मैं खुद बीइंग एन एमएस स्टूडेंट, मैं खुद एक एमएस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मैं जब खुद एमएस कर रहा हूँ, जब आपने रिसर्च के बारे में बात की, तो आई रिमेम्बर जब मैंने आपको कहा था ओए रिसर्च, ना भाई ना ना पूछ। बहुत 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 जालिम दुनिया रिसर्च के बारे में। बिल्कुल। अब सेमेस्टर स्टार्ट होता है, वी विल गोइंग टू मेक अ रिसर्च पेपर। ओ भाई, बंदा पूछे ठीक है रिसर्च पेपर लिखेंगे, लेकिन नहीं यार, मत बच जाती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट के आई एम इन सेकंड सेमेस्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 रिव्यू पेपर लिखे हैं और एक रिसर्च पेपर मैं लिख रहा हूँ। काम अगर आपको पसंद आ जाए ना रिसर्च का, या अगर आप एक कह दो कि एक चीज की लत लग जाए, अगर आपको रिसर्च पेपर लिखने की लत लग जाए, या इन शॉर्ट अगर मैं हमारे टिपिकल पंजाबी वे में कहूँ कि चस आ जाए, अगर आपको चस लग जाए ना, तो आपके लिए वो चीज़ बड़ी मज़ेदार होती है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर, अभी छुट्टियों से पहले हमने अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर को सबमिट करवाया है। अभी उस पर वो रिव्यूज़ हमें देंगे, होपफुली अगर क्लासेस हमारी कल हुई यानी कि संडे को, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मे भी अगर आ जाए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट भी हम इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। तो बात हम रिसर्च की कर रहे थे कि मैं रिसर्च के हवाले से मैं थोड़ा सा ना अपने टॉपिक्स को लेकर प्रिसाइजली चलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका इतना मेजर उस पर काम नहीं होगा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 लिखे हुए हैं, तो मैं आपको उसी वे में लेके चलता हूँ कि मैंने जितना अभी तक रिसर्च पे काम किया, वो काम किया डिजीजेस के ऊपर, कि हमारे जितनी भी डिजीजेज हैं, हम डिजीज को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। बाय नेचर तो हम सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कि अगर एक बंदा बीमार हुआ है, जब तक कि उसको ये सिम्टम्स वाजिया नहीं हो जाते, तो अब तक हम नहीं कह सकते कि वो बंदा डिजीज से इफेक्टेड है कि नहीं है। बाय रिसर्च हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज जस्ट लाइक, जिस तरह हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैं एमएससी इन कंप्यूटर साइंसेज कर रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करते हुए उस डिजीज को डिटेक्ट करने की बात करता हूँ। जिस तरह अगर हमारे में मोस्ट कॉमनली आजकल चल रही है एआई, एआई के अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, डाटा साइंसेस की तरफ चले जाएं, तो हमारे पास अ बल्क ऑफ डाटा होता है, जिसके ऊपर हम बाद में प्रिसाइजली वर्किंग करके उसको स्मॉलर वैल्यूज में लेके आ रहे होते हैं। तो इन्हीं टेक्नोलॉजीज को हम उस डिजीज के सिम्टम्स के ऊपर जब यूटिलाइज करते हैं, तो उन सिम्टम से हम कोई ना कोई एक एंड रिजल्ट जनरेट करते हैं। वही एंड रिजल्ट जो कि कोई डॉक्टर हमें बता के देता है उसकी रिपोर्ट्स में, तो हम उसी रिपोर्ट्स के सैंपल को एज एन इनपुट लेते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजीज को उसके ऊपर यूटिलाइज करते हैं, और हम अपना एंड रिजल्ट वेट कर लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर पाकिस्तान में देखा जाए, तो डिजीज के डिटेक्शन का टाइम पीरियड राउंड अबाउटली 2 to 3 डेज का होता है, कि 2 to 3 डेज बाद हमें रिपोर्ट्स मिलेगी। और जस्ट लाइक से अगर हमें रिपोर्ट मिल जाती है, तो रिपोर्ट्स पहले तो हम पाकिस्तानी है, हम रिपोर्ट्स के ऊपर खुद तजिया करते हैं कि यार बिल्कुल। दिन तो ए भी हो गया, दिन तो ओ भी हो गया है। उन फिर एट द एंड डॉक्टर क्या कहता है, आपको कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपका बीपी हाई है। तो फिर हम सारे वहीं पर ठंडे हो।
लेकिन अगर कोई स्वेयर चीज होती है, ठीक है, तो अगर कोई वाकई इस तरह की स्वेयर की कंडीशन आ जाती है, जस्ट लाइक मैं अपने ऊपर बात करता हूँ, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को सेहतमंद रखा हुआ है, बिल्कुल फिट जा रहे हैं। तो अगर जब मुझे डायबिटीज हुई, मुझे नहीं पता था मुझे डायबिटीज हुई है, आई वाज जस्ट लाइक के मुझे इतना याद है कि मैं बेहोश हुआ और 3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, और डॉक्टर ने कहा कि जिस तरह वो कहते हैं मुबारक हो आपको डायबिटीज हुई है, ऐसा कि उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था। तो तरीका यही था। तरीका यही था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने डायबिटीज के सिम्टम्स को पकड़ा, रिसर्च की तरफ आगे, प्योर रिसर्च की तरफ। हमने उन सिम्टम्स का डाटा लिया, डाटा इन टर्म ऑफ क्या, पेशेंट्स, जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे उतनी ही हमारा रिजल्ट की एक्यूरेसी क्या होगी, हाई होगी। हमने उन पेशेंट्स का रिकॉर्ड लिया, रिकॉर्ड लेने के बाद अपनी कोई भी एक टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मैं एआई पे काम कर रहा हूँ, मैं एआई पे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग दोनों लगा के चेक कर रहा हूँ कि कौन मुझे एक्यूरेटली हाई प्रिसाइजली रिजल्ट देता है, कि हमें हमारे पेशेंट के रिकॉर्ड को देखते हुए कि कितने % चांसेस है लोगों को डायबिटीज होने के, अगर उनको ये वाले सिम्टम्स मौजूद है। फिर इन द एंड हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स मींस कैन टू पुट सम नोवेलिटी अंडर सम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये एक रिसर्च होती है। अब अगर मैं रिसर्च की बात करूं इन टर्म ऑफ स्टडीज, तो इन टर्म ऑफ स्टडीज के हम रिसर्च पेपर हर लेवल पे लिख सकते हैं। क्योंकि क्यूरीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है कि बिल्कुल क्या बिल्कुल रिसर्च बिल्कुल। सिर्फ एमफिल लेवल या पीएचडी लेवल पे होती है, या रिसर्च सिर्फ स्कूल लेवल पे भी हो सकती है या बीएस लेवल पे भी हो सकती है। रिसर्च स्कूल लेवल में तो हम नहीं कह सकते हो सकती, क्योंकि स्कूल लेवल पे इतना हमारे पास हाईली ब्रॉड माइंड अप नहीं होता जितना हमारे पास बीएस लेवल पे होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताना चाहूँ कि अगर आप रिसर्च की तरफ आना चाहते हैं, तो आपको किसी ना किसी एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, ठीक है। सेम लाइक अगर मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, इस सेमेस्टर में जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं एडवांस क्लाउड कंप्यूटिंग पर। तो जो हमारे सुपरवाइजर हैं, हमारे पीएचडी डॉक्टर हैं, उनसे जब हम बातचीत करते हैं, हम अपनी सारी वर्किंग डिस्कस करते हैं, तो वो हमारे उसमें हमारी रहनुमाई करते हैं इन टर्म ऑफ कि आप इस चीज को लेके चलो, ये टारगेटेड चीज चाह रही है, क्योंकि रिसर्च में हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। कि अगर किसी बंदे ने कोई काम 2019 में कर दिया है, तो अगर आप 2021 में वो काम करना चाहते हैं, तो उस काम के अंदर आपकी कोई ना कोई नोवेलिटी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए एक बिल्कुल। सुपरवाइजर ऐसा आपके पास लाजमी होना चाहिए जो आपको सही राह पे गामजन कर सके, यानी कि आपको वो बता सके कि आप किस वे में इस चीज को लेके चल सकते हैं। तो सुपरवाइजर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो चीज लिख रहे हैं तो उसमें सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, एक प्रूफ रीडर हो जाता है, दूसरे नंबर पे आपका वर्किंग इन्वायरमेंट वो चेक कर लेते, तीसरे नंबर पे आपने सही फील्ड पे रह के काम कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज भी आपकी हो सकती है। और ये काम बीएस लेवल पे, एमएस लेवल पे, पीएचडी लेवल पे लाजमी होता है। बीएस लेवल पे इतना नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी बीएस में आए हैं, अगर वो चाह रहे हैं वो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए फॉर एमएस, तो उनके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि अब्रॉड में सारा सिलसिला चलता ही रिसर्च की बेस रिसर्च पे। भी। हमारी क्लास के एक स्टूडेंट है मोहम्मद शरोज अब्बास, जिन्होंने एक सेमेस्टर हमारे साथ गुजारा। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका एडमिशन हो गया है तुर्की में, ठीक है। मैं ये भी आप लोगों से शेयर करता चलूँ, ऑफ ऑफ विच टर्म के उनका एडमिशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2 रिसर्च पेपर और एक कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश्ड है। देखिए, कॉन्फ्रेंस पेपर हो, रिसर्च पेपर हो या फिर रिव्यू पेपर हो, पब्लिकेशन है, उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो अब्रॉड है वो सारा चलता है रिसर्च बेस है, वो रिसर्च को मैटर करते हैं, ना कि थ्योरेटिकल वर्क को मैटर करते हैं। तो सेम लाइक एचईसी का क्राइटेरिया इन पाकिस्तान फॉर एमफिल एंड एमएस फॉर पीएचडी यही है कि अगर आपने डिग्री लेनी है तो आपने थीसिस परफॉर्म करना है। तो थीसिस होता ही क्या है, थीसिस होती ही हमारी रिसर्च है, कि आप लोग किस तरीके से क्या चीज लेके आ रहे हो। या तो आप रिसर्च में भी हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, या तो हम रिव्यू लग कर सकते हैं या फिर हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो रिव्यू के ऊपर हम एक इंशाल्लाह अलग से सेगमेंट बनाएंगे, हम अभी रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो रिसर्च में ये होता है कि हमने या तो एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को पकड़ा, अब जिस तरह डायबिटीज है, डायबिटीज को एग्जिस्ट करते हुए काफी साल हो गए, काफी ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर पेपर लिखे हुए होंगे। हमने क्या किया,
हमने उन पेपर्स को लिया, मल्टीपल काफी ज्यादा पेपर्स को पकड़ा। पेपर्स को पकड़ने के बाद हमने क्या किया, देखा कि किस ऑथर ने डिजीज के ऊपर किस तरीके से काम किया हुआ है। अगर वो सब तरीकों से उसने काम किया हुआ है जो कि हम करना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसके अंदर कोई भी नोवेलिटी नहीं लेके आ सकते। अगर कोई एक ऐसा एक्सपेक्ट वो मिस कर गया है, यानी कि अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज हमारे पास 4 कॉमन टेस्ट है फॉर डायबिटीज, ठीक है, HbA1c, ALT-AST, क्रिटाइन और फास्टिंग ग्लूकोज। अब एक ऑथर है, ठीक है, उसने 3 टेस्टों के ऊपर काम किया, लेकिन वो फास्टिंग ग्लूकोज को मिस कर गया, हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो हम क्या नोवेलिटी लेके आएंगे, हम उस चौथे टेस्ट को भी उसके अंदर एडअप करेंगे, हम एक नई थ्योरी बनाएंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस वर्क। फिर उनको यूटिलाइज करते हुए, प्रोसेस करते हुए, नोवेलिटी लेके आते हुए जो रिजल्ट्स लेके आएंगे, फिर हम उन रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे प्रीवियस वर्क्स के साथ, और फिर हम बताएंगे कि हमने जो एक्सपेक्ट उन्होंने छोड़ दिए थे ये कह करके ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ये कह करके इनके बगैर भी डिटेक्शन हो सकती है। तो बाज़ औक़ात बीइंग माई सेल्फ अ डायबिटिक पेशेंट, तो मुझे जो डॉक्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक रिसर्च के बारे में था कि अब पीएचडी और एमएस की बात कर रहे थे, अब थीसिस कर रहे हैं, थीसिस में रिसर्च पेपर होगा तो वही रिसर्च पेपर बताएगा कि हमारा थीसिस है क्या, कि हमने अपने थीसिस को कहाँ तक पुट अप कर दिया, कि हमारे थीसिस में हम वर्किंग क्या कर रहे हैं। और एचईसी का बहुत सख्त रूल है एमएस और पीएचडी के हवाले से कि जब तक आप लोग एक रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, आप लोग अपना थीसिस नहीं दे सकते। या तो आपने पेपर पब्लिश कर दिया हुआ हो, या फिर आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया हुआ हो। तो इसी वजह से रिसर्च जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करता है हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये रिसर्च के हवाले से हमारा इंट्रोडक्शन था। गुड हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा उमर भाई, अब यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च पेपर की बात की कि एमफिल में क्या रोल है और बीएस के अंदर क्या रोल है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपकी राय के मुताबिक क्या ये चीज़ एमएस में स्टार्ट करनी चाहिए कि हमें बीएस में ही अपने आप का माइंडसेट कर लेना चाहिए कि हम एक आध रिसर्च पेपर पे काम करना शुरू कर? हाँ मुकेश भाई, इस पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर तो बच्चे पे टोटली डिपेंड अपॉन स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन अगर उसका माइंड है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाए, ठीक है, जब अगर हम बात करते हैं पीयूसीआईटी की, हम बड़े बड़े नाम की बात करते हैं, नस्ट, पीयूसीआईटी, आईपीए, तो जब हम एमएस में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, हम एंट्री टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज से, एक वहां पे भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, वहां पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई होती है जिसके कुछ स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं, वो होते हैं आपके रिसर्च में, कि क्या आपने पीएस लेवल पे कोई काम किया कि नहीं किया। फिर जब हम उस चीज को देखते हैं, तो अगर हमने नहीं किया होता तो हमारे माइंड में आता, ओह ये क्या चीज थी, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो बीएस में पढ़ा ही नहीं है, अच्छा यूनिवर्सिटी इस तरह की है। वो भाई यूनिवर्सिटी का कोई इस पे रोल नहीं होता, ये सारा रोल आपका होता है। आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आप चाहे तो उन्हीं सेमेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर पेपर लिख सकते हैं। सिमुलेशन आपके पास है, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट आप लोग बनाते हैं, तो आप उन्हीं चीजों को, ये सारी चीजें उन्हीं पे कंपोज होके एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में आ जाती हैं। इवन अगर आप ज्यादा बात ना करें, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर आपके जितने चैप्टर्स होते हैं वही चैप्टर्स आपके रिसर्च पेपर की तरफ लेके आ रहे होते हैं आपको। तो ये चीज हमें बीएस लेवल पे सोचनी चाहिए। अलबत्ता हम सोचते नहीं है, हम सोचते तब है जब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वो पूछते हैं आपके रिसर्च एरियाज क्या हैं, तो हम उधर यही कह रहे होते हैं, सर we didn't do that in our university, तो हमें तो पता ही नहीं है रिसर्च एरियाज क्या है। तो वो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे, चाहे स्किल्स लेवल अच्छा हो, फिर अगर हमने कोई रिसर्च नहीं की होती तो फिर वो चीज डिपेंड करती है किस पे, हमारे स्किल्स पे। अगर स्किल्स अच्छी हो जैक लग जाता है, लेकिन हमें सोचना यही चाहिए कि बीएस लेवल से ही इस चीज को हमें सीरियस लेके चलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में अगर हमें कोई और चीज नहीं भी मिलती पीएचडी के थीसिस वगैरह के लिए, एमएस के थीसिस वगैरह के लिए, हम अपने प्रीवियस वर्क को देखें जो हम पब्लिश कर चुके हैं, उसी पब्लिश वर्क के ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग और करके उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर, डेंटिंग पेंटिंग से क्या मुराद है कि हम
सेम लाइक जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया कि उसने 3 टेस्ट पिक कर लिए, चौथा नहीं किया, हम उसमें चौथा चीज एडअप करें, पहले एक पेपर था अब हमारे 2 पेपर आ गए, अब वही 2 पेपर हमारी रिसर्च के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी वे से हमें सोचना यही चाहिए कि हमें बीएस लेवल पे ही इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ बीएस लेवल पे स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है कि हर सेमेस्टर में मिनिमम 2 से 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन पे भी बात हो रही होती है, लेकिन जब वो फ्री टाइम पे होते हैं तो उनको चाहिए कि वो कुछ इन चीजों के बारे में भी गौर फिक्र करें। इट इज अ गुड थिंग टू डू। हाँ, मतलब सेमेस्टर ब्रेक सारी होती हैं, उसमें भी कुछ मैनेज कर सकते हैं, या बिल्कुल। मतलब जो भी चीज़ें हैं, चलें गुड हो गया। अच्छा अमन भाई, अब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए? हाँ, रिसर्च पेपर लिखने के लिए सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं कि यार रिसर्च करिए क्या देते। अब ये भी वही बात आ गई ना, मैं अब पाकिस्तानी सोच की तरफ आता हूँ, जो अब बीइंग अ स्टूडेंट जो मेरी खुद की सोच थी, पहले सेमेस्टर में गया, सर ने कहा जो रिसर्च पेपर लिखेगा आई विल गिव देम ए। पाकिस्तानी स्टूडेंट ए लेना है, हमारा ये लेना मेनली यही होता है कि लेना ही ए है, ए से नीचे ग्रेड ही कोई नहीं होता, तो ए लेना है, ठीक है जी सर लेंगे इंशाल्लाह, पेपर लिखो ए ले जाओ। अब सर ने कहा कि आपके पास 2 वीक है कि टॉपिक ढूंढना है। यार अच्छा ढूंढ लेते हैं। यार क्या टॉपिक ढूंढना है, यार तूने क्या टॉपिक रखा, यार तू क्या टॉपिक रख रहा है, यार मुझे भी बता दे मैं क्या टॉपिक रख नहीं। टॉपिक सर्च करने के लिए 1 वीक ऐसे ही हमने गुजार दिया, अब हम फिर दूसरे वीक में सर से फिर पूछा सर टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, तो उन्होंने हमें कुछ तरीके बताए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप किस चीज पे काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने जिस तरह आपको स्टार्ट ऑफ वीडियो में बताया कि मैं डिटेक्शन की तरफ, डिजीज डिटेक्शन की तरफ आ रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपनी ही डिजीज को अपना टॉपिक चूज किया। फिर हमने सर से कहा कि सर टॉपिक तो ये आ गया कि ये हमारी डायबिटीज डिजीज है, अब हमें बताएं हम इसको कैसे, इससे रिलेटेड हम अपना काम देखना शुरू करें। तो अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, बिल्कुल बिल्कुल और फिर बिल्कुल। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि हमें सर ने क्या कहा था। डिड माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू सर? यस बिल्कुल बिल्कुल हाँ, श्योर ही। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो हम कहते हैं सर्च के लिए, मैं साथ साथ आपको यूटिलाइज भी करता जाऊंगा कि हमने किन चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है कि हमारा दोस्त हमारा गूगल, हमें दुनिया में हम गूगल से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री के लिहाज से रिस्ट्रिक्टेड ना हो। लेकिन मेन चीज क्या होती है कि आपने उसको रिसर्च के हवाले से किस तरह लेके चलना है, ये आप टोटली आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी टॉपिक्स को अपने वर्किंग के हिसाब से गेट कर सकते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो IEEE एक्सप्लोरर है, ठीक है। हम ये IEEE एक्सप्लोरर आ गया। अब IEEE एक्सप्लोरर पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डिटेक्शन हम किस तरह लेके चलते हैं, तो अब हम वो आपको बता। अच्छा, तो जैसे ही हमारे पास IEEE एक्सप्लोरर ओपन होगा तो हम क्या करते हैं, हम एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको दोबारा पीछे लेके जाके एक मजेदार चीज दिखाना भूल गया कि IEEE एक्सप्लोरर पे आप लोगों की नजर पड़ी कि हाउ मेनी पेपर्स आर देयर, ओवर 5 लाख के वास्ट वैरायटी में रिसर्च हो रही है आज के दौर में। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके फाउंडर्स वगैरह के बारे में भी पीछे लिखा गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैंने क्या बात की थी कि हमने अपने कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना है कि अब हम किसके ऊपर डिटेक्शन करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी, मैंने अभी तक 3 पेपर लिखे हैं, थर्ड वन इज अंडर प्रोसेस, तो वो भी डिजीज के ऊपर ही है। तो मैंने क्या किया है, वो कीवर्ड हमारे पास क्या होता है, अगर हम C++ की बात करें तो कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होता है जिसका कोई भी मीनिंग जो है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। यानी कि डायबिटीज है, यानी कि डायबिटीज को अमराज शुगर कहेंगे, और तो कुछ नहीं कह सकते इसको। तो सेम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, DIABETES, ठीक है, डायबिटीज। और उसके बाद हम कह देते हैं कि मशीन लर्निंग के ऊपर हम देखना चाहिए या डीप लर्निंग के ऊपर, या फिर हम उन दोनों को कंबाइन करके अगर सर्च करें तो हमारे पास आती है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको कट ऑफ कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ AI से रिलेटेड डायबिटीज के क्या चाहिए थे, पेपर चाहिए थे।
तो अब जब हमने यहाँ से देखें कि IEEE जो है 1884 से पेपर्स की जो है वो रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखती है, यानी कि अगर हमारे पास पुराने से पुराना पेपर होगा वो 1884 का होगा, और लेटेस्ट से लेटेस्ट पेपर होगा वो 2021 का होगा। तो अब हम जब यहाँ पे अपनी सर्च को सर्च करते हैं कि ये हमारा कीवर्ड्स था और हम उस कीवर्ड से अगेंस्ट ये रिजल्ट जानना चाह रहे थे, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक पेपर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पेपर किस साल का है? 2021। 2021। तो उस पेपर का नाम देखें, बेटर एप्लीकेशन ऑफ बायसिस डीप लर्निंग टू डायग्नोज डिजीज। ठीक है, अगर सेम यही बात हम करें कि हमें कॉन्फ्रेंसिस के पेपर भी चाहिए, तो जितने टाइप के पेपर हमारे पास होंगे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो IEEE पे हमारे पास एक रिजल्ट है। ठीक है, सेम अगर हम अपनी सर्चिंग को थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ दोबारा, तो सॉरी मैंने यहाँ पे AI की बजाय अब मैं सिंपल अगर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरफ लेके आऊँ। AI से मुराद था कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को कंबाइन उन्होंने यूटिलाइज किया। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल सिंगल भी देखा जाए तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं, अगर किसी का पेपर यहाँ पे मौजूद होगा तो। हम रिजल्ट्स के वेट करते हैं क्योंकि ओवर 5 लाख पेपर, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ओवर 825 रिजल्ट्स हैं बिल्कुल। कि मशीन लर्निंग के ऊपर डायबिटीज की अर्ली। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं। कॉन्फ्रेंस में कितने पेपर आए हैं कि जो सिर्फ कॉन्फ्रेंस में पढ़े गए हैं, 695। अगर किसी जर्नल का पेपर है तो 114 जर्नल के पेपर हैं। अगर मैं चाहूँ मैं इसको मजीद फिल्टराइज कर सकूं, तो मैंने कहा कि मुझे जस्ट जर्नल के पेपर चाहिए, क्योंकि मैं जर्नल्स के पेपर से मजीद रिजल्ट जो है वो आसान कर सकता हूँ। तो अब देखें कि मेरे पास जर्नल्स के कितने पेपर रह गए, 114। अब मैं कहता हूं कि यार एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप जिस रिसर्च को क्लेम करना चाह रहे हो ना, वो आपकी नॉट मोर देन लास्ट 7 ईयर से अबव की होनी चाहिए। यानी कि अगर 2021 है तो हमें क्या चाहिए, 2013 से लेके 2021 के दरमियान जितने पेपर पब्लिश हुए हैं हमने उन पेपर्स को लेके आगे चलना है। तो याद करें कि लास्ट पेज पे मैंने आपको क्या कहा था कि हम ईयर के हिसाब से रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने कहा कि 2013 से 21 के दरमियान जितने पेपर आए हैं मुझे सिर्फ वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्टिल अप्लाई किया और उसके एंड रिजल्ट मेरे पास कितने पेपर रह गए, 106। अब जो मेन चीज होती है कि अब हमने करना क्या होता है कि स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल आता है कि यार इस वीडियो वाले ने IEEE के बारे में तो बता दिया, इसने ये भी बता दिया, लेकिन मैं पेपर कैसे डाउनलोड करूं? IEEE भी तो पहुंच गए, हर चीज होगी, अब पेपर डाउनलोड कैसे करूं, पढ़ूं कैसे, किया क्या करूं? तो उसके लिए घबराना नहीं है, हमारे पास है SCIHUB हब, साइहब। साइहब क्या होता है कि साइहब हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो पेपर हम एक्सेस नहीं कर सकते, पेपर एक्सेस करने के लिए हमारे पास मोस्टली दो चीजें होती हैं अकॉर्डिंग टू माय सुपरवाइजर, के या आप अपने नेटवर्क की ट्रैफिक उस यूनिवर्सिटी की तरफ कर दो जिसको फ्री एक्सेस है, या फिर आप इस्तेमाल कर लो साइहब। साइहब जो है वो आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके सारे बैरियर्स जो है वो रिमूव कर देता है या आपके रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देता है। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने इसका फ्रेम कॉपी किया, मैंने इसको कंट्रोल C किया, अब यहाँ पे जाके मैंने उसको कंट्रोल V कर दिया और फिर मैंने ओपन कर लिया। तो साइहब क्या करेगा, वही पेपर मुझे डाउनलोड करने की ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। अब अगर हमें मेक श्योर नहीं है कि यही वो हमारा पेपर है, नहीं, तो हमने क्या किया, इस पेपर का नाम देखा, कंपैरिजन ऑफ मशीन लर्निंग अप्रोचेस टुवर्ड अरेस्टिंग, अब कंपैरिजन ऑफ मशीन लर्निंग अप्रोचिंग टुवर्ड एक्सेसिंग, हमने इसके उनके ऑथर्स के नेम देख लिए, हमने उनमें से किसी आसान का नाम हम देख लेते हैं,
मारिया एनाथोसिया, हम उसका नाम। एनास्टेशिया से। तो अब ये देखें यहाँ पे मारिया एनाथोसिया हमें फाइंड आउट हो चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड का, हम पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास पेपर आ जाएगा। तो ये जिस तरह अभी मेरे डेस्कटॉप पे ये पेपर डाउनलोड हो गया। सेम लाइक अभी तो सिर्फ हमने एक प्लेटफॉर्म को देखा है, हमने पेपर की सर्चिंग के लिए कभी भी एक प्लेटफॉर्म को नहीं देखना। और IEEE एक्सप्लोरर पे आपके पास डिजीज डिटेक्शन से रिलेटेड पेपर नहीं आएंगे, ठीक है। आपके पास साइंटिफिकली रिसर्च के पेपर आपको IEEE एक्सप्लोरर पे ज्यादा फाइंड आउट होंगे, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है सर कि आप लोगों को अगर IEEE एक्सप्लोरर ना फाइंड आउट हो तो हमारे चैनल पे देखिएगा, हम आपको सब्सक्रिप्शन के साथ इनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। साइहब का भी हम प्रोवाइड कर देंगे, IEEE एक्सप्लोरर का भी प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि अब हम बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ IEEE एक्सप्लोरर एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर हमें हमारी मर्जी के पेपर मिले। और IEEE एक्सप्लोरर पे हमने अभी देखा कि हमारे पास मोस्टली किस बेस पेपर होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च बेस पेपर होते हैं, डिजीज डिटेक्शन बेस पेपर नहीं होते। तो डिजीज डिटेक्शन के हमारे पास होता है साइंस डायरेक्ट। तो ये जो साइंस डायरेक्ट है, ये साइंस डायरेक्ट। अब साइंस डायरेक्ट के ऊपर आप अगर डिजीज के ऊपर काम करने में बहुत ज्यादा खुश है और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिजीज डिटेक्शन बेस्ड पेपर ही मिले, तो आप लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स की बात आ गई। हम क्या बात कर रहे थे, कीवर्ड्स की। अब देखिए मैं जो पेपर लिख रहा था उसके ऊपर मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्या किए हुए हैं, कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। अब हमारा कीवर्ड्स क्या है, डायबिटीज। ये देखें, डायबिटीज यूजिंग AI। अब ये मेरा कीवर्ड आ गया, ठीक है। अब सेम इसी कीवर्ड्स को मैंने और कुछ भी नहीं लिखा, ना ऑथर नेम, ना जर्नल, ना वॉल्यूम, ना इशू, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे तब तक पता नहीं चलेगा कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं। अगर हम IEEE की बात करें तो IEEE में हमारे पास मोस्टली कितने पेपर्स आए थे, अगर हम बैक करें जब हमने स्टार्ट किया था डिटेक्शन फेज, तो आई थिंक हमारे पास 695 पेपर्स थे। अगर हम इसको दोबारा करें, इट टेक टाइम, तो आपको पेशेंट भी रहना पड़ता है। 820। तो 800 पेपर से अब हम साइंस डायरेक्ट के ऊपर देखते हैं, क्योंकि साइंस डायरेक्ट है ही डिजीज बेस या रिडक्शन बेस या फिर आपकी मेडिकल की कोई भी रिसर्च हो उस बेस। तो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो साइंस डायरेक्ट ने हमें जितने भी हमारे पेपर्स आज तक के होंगे वो बता देंगे। तो साइंस डायरेक्ट ने कहा कि अगर आप AI के ऊपर, प्योर AI यानी मशीन और डीप लर्निंग के ऊपर आप डिटेक्ट करना चाहते हो, तो आपके पास कितने पेपर के रिजल्ट्स है, 13 का, उस पे एक का 13। था। 13 वहां पे IEEE पे हमारे पास कितने थे, एक। साइंस डायरेक्ट में हमारे पास क्या आगे, 13। अब उसने ये भी बता दिया कि ईयर बाय ईयर कितने हैं। 2016 का एक पेपर है, 15 का एक पेपर है, 10 के 6 पेपर है और बाकी पुराने जमाने के भी है। अब यहाँ पे भी हम रिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आप लिखें, वहां पे हमने मशीन किया था, यहाँ पे हम डीप लर्निंग यूज कर देते हैं। अब हमने डीप लर्निंग के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर चेक किया, तो हमें दो पेपर्स जो हैं वो क्या हुए, फाइंड आउट हुए, ठीक। और अगर हम वही बात करते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग, तो अब हम देखते हैं हमारे कितने हो जाएंगे। तो उसमें भी हमारे पास क्या आगे में है, दो पेपर्स आ गए। लेकिन दिल छोटा नहीं करना, हमारे पास प्लेटफॉर्म और भी बहुत ज्यादा है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम ना मशीन लर्निंग को देखें ना डीप लर्निंग को देखें, हम सिर्फ ये देखें कि डायबिटीज के ऊपर कितनी रिसर्च हुई हुई है, हम डायरेक्ट डायबिटीज देखेंगे, हम डायबिटीज को सर्च करेंगे, तो ओवर हमारे पास कितने पेपर्स आ गए, 145 आ गए, ठीक है। अब उसमें से भी अगर हम रिफाइन करना चाहते हैं, हमारी क्या रेंज थी, हमने क्या बात की थी कि नोट मोर देन 5 पेपर्स। अब 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स की जो बात हो रही है, अब यहाँ पे मैं रिफाइन करता जा रहा हूँ। रिफाइन बाय के ऊपर मैं क्लिक करता जाऊंगा, जो कि हमने 2013 तक का लास्ट पेपर लास्ट टाइम गेट किया था। तो उन सब के पेपर्स के रिजल्ट हमारे पास और प्रिसाइज हो गए, क्या आगे 41। अब आप लोगों ये कह रहे होंगे कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर इन विद द हेल्प ऑफ दीज 41 पेपर्स। तो
वापस आते हैं हमारी उस बात पे कि जब सर ने मुझे कहा था कि पेपर लिखो ए लेवल, तो मेरा पहला सवाल था कि सर हाउ मेनी पेपर वी हैव टू रीड। तो सर ने कहा था अनलिमिटेड, जहां से आप अपना नॉलेज जितना एनहांस कर सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आपकी पिकअप यानी कि आपका पिकअप पॉइंट अच्छा है, यानी कि हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर हमें कोई टेक्निकल चीज बताई जाए तो हम उसको फौरन से पहले पिक करते हैं। तो सेम उसी तरीके से सर ने कहा था अगर आप 20 पेपर पढ़ लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या काम करना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 41 पेपर्स है। अभी मैं आप लोगों से अपना, मोर देन इनफ है। हाँ अभी मैं आप लोगों से अपने उस पेपर, जिस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, अभी मैं करंटली सेकंड सेमेस्टर में एनरोल्ड हूँ। तो मैंने भी, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मैंने भी कितने पेपर साइट किए हुए हैं, ये आपके सामने है, सिर्फ 20 पेपर। सही। इन्हीं 20 पेपर से मैंने एक पेपर लिखा था। तो ये 20 पेपर, लेकिन एक चीज माइंड में मैंने भी रखी थी, आपने भी रखनी है, ये 20 पेपर पिछले 7 साल से ज्यादा पुराने ना हो। कि आप अगर कोई चीज लिख रहे हो तो वो 7 साल से पुरानी ना हो, क्योंकि फिर उसमें आपको नोवेलिटी नहीं मिलती। आप अगर किसी अच्छे जर्नल में उसको टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो आपको नोवेलिटी नहीं देंगे। बिल्कुल। अब ये तो साइंस डायरेक्ट आ गया और IEEE एक्सप्लोरर आ गया, दुनिया यही खत्म नहीं होती। अभी सेम अगर हमें यहाँ से भी पेपर डाउनलोड करना है तो हमारे पास एक्सेस तो नहीं है, तो हम उसके लिए भी क्या काम करते हैं, सेम हमने यहाँ से इसका नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद हम किसकी तरफ आएंगे, हम साइंस हब की तरफ आएंगे। साइंस हब में दोबारा इसका नेम हमने एंटर किया और हमने सर्च किया, तो साइंस हब हमें वो पेपर डाउनलोड करने की ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। तो वो देखें कि ये साइंस डेट का वो पेपर आ गया और सेम नेम के साथ हमारे पास आ गया। होंग वैंग इसका ऑथर था और होंग वैंग ही इसका ऑथर है। अगर आपको यहाँ से ढूंढने में टेंशन है तो ये देखें, ये उन्होंने नाम दिया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरी वेबसाइट के ऊपर कि जिस पे हम सर्चिंग कर सकते हैं, स्प्रिंगर। स्प्रिंगर भी हमारे पास सेम लाइक IEEE एक्सप्लोरर और हमारे पास साइंस डायरेक्ट की तरह है। स्प्रिंगर पे भी सिलेक्ट करने का या सर्च करने का सेम मकसद वही है। हम क्या चीज सर्च करेंगे, डायबिटीज। अब ये देखेंगे मैनेज कुकीज का उन्होंने कह दिया, हमने मैनेज कर दिया, PETS डायबिटीज यूजिंग। हम पहले AI के साथ देखते हैं कि यार क्या पता AI के साथ हमें एक बल्क अमाउंट में क्या मिल जाए, वर्किंग मिल जाए। अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने क्या कहा, ये उन्होंने जर्मन में कहा है तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 4000 पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने पूरे पूरे जर्नल की बुक्स हमें प्रोवाइड की हुई है, सिंपल सिंपल पेपर नहीं दिया हुआ। तो स्प्रिंगर पे हमारे पास इतना कंप्लीटली कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर्चिंग के हवाले से अगर हम की बुक भी डाउनलोड करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं स्प्रिंगर पे। स्प्रिंगर भी हमारे पास एक वास्ट किस्म का चीज है, लेकिन हम स्प्रिंगर को इतना यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि स्प्रिंगर से भी एक अच्छी चीज हमारे पास मौजूद है और वो है गूगल स्कॉलर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गूगल स्कॉलर एक ऐसा क्रिकेट फील्ड के ऑलराउंडर की तरह है जिसके पास हर बंदे का नॉलेज है। IEEE, साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंगर, अदर देन दैट जो हमने अपने वीडियो में बात की है, हमने मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स के ऊपर बात की है जो कि हर किस्म की नोवेलिटी या फिर हर किस्म की रिसर्च रखते हैं। तो गूगल स्कॉलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हर फील्ड का, यानी कि IEEE एक्सप्लोरर की वेबसाइट होगी, साइंस डायरेक्ट हो गया, हमारे पास स्प्रिंगर हो गया, इन सब का डाटा अपने पास रखना है। वहां पे तो हमारे पास लिमिटेड रिसर्च से रिजल्ट्स आ रहे थे। अगर यही चीज यहाँ पे मैं लिख दूं, डायबिटीज
यूजिंग मशीन लर्निंग। अब हमारे पास 114 रिजल्ट्स आए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने रिजल्ट्स आ गए हैं? 5,86,000। बिल्कुल। लेकिन काफी दूर है कि मैंने क्या कहा था, जैसे कि हमने कहा था कि गूगल स्कॉलर ऑलराउंडर है, अब देखें कि उसने बता दिया ये वाला पेपर साइंस डायरेक्ट पे भी पड़ा हुआ है, और अगर क्लिक करेंगे तो वो साइंस डायरेक्ट पे ले जाएगा। ये पेपर भी साइंस डायरेक्ट पे पड़ा हुआ है, ये रिसर्च गेट पे पड़ा हुआ है, ये इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये एकेडमिया यू पे पड़ा हुआ है। तो गूगल स्कॉलर भी हमारे पास एक अच्छा और बल्किंग में डाटा हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं मशीन लर्निंग की बजाय यहाँ पे एआई लिख देता हूँ, ये तब भी उसने क्या कह दिया, आपके पास 1710000 रिजल्ट है, जहाँ के पहले हमारे पास IEEE एक्सप्लोरर पे कितने रिजल्ट्स आए थे? जस्ट वन। साइंस डायरेक्ट में कितने आए थे? जस्ट 13। स्प्रिंगर पे हमारे पास बुक्स आई थी जस्ट 6। लेकिन गूगल स्कॉलर पे क्या पड़ा हुआ है? लातादार चीजें पड़ी। तो ये तो एक सर्चिंग के हवाले से थी कि अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहे और उसको पता ना चले कि उसका उसने टॉपिक कैसे चूज करना है, तो टॉपिक आप पे डिपेंड करता है। मैंने टॉपिक किस पे रखा? अपनी खुद की डिजीज पे। डिजीज एक किस्म की नहीं है, पाकिस्तान में या ऑल ओवर द क्रॉस द वर्ल्ड मल्टीपल टाइप्स की हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिजीज है। अगर आप डिजीज पे काम करना चाहते हैं आपकी मर्जी, अगर आप मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी, अगर आप IoT पे काम करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी, अगर आप एल्गोरिथम बेस्ड काम करना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर नॉलेज कि आप किस फील्ड में ज्यादा कंफर्टेबल है। रिसर्च के हवाले से एक चीज ये भी है कि आपको जिस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज हो आपको उसी की तरफ परस्यू करना चाहिए। क्यों? अब देखें कि डिजीज है, डायबिटिक डिजीज है, मुझे पता है डायबिटिक डिजीज में मैंने किस किस चीज से सफर किया हुआ है, मैंने किस किस चीज का मुझे पता है कि कौन सी रिपोर्ट किस हद तक नॉर्मल होनी चाहिए, कौन सी रिपोर्ट एडअप होनी चाहिए, कौन सी नहीं एडअप होनी चाहिए। तो अगर आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है तो आप टॉपिक चूज करें, अगर नहीं है मसला कोई भी नहीं है, 1 दिन लगाए 2 दिन लगाए, टॉपिक को समझें और टॉपिक के इनपुट्स को समझें, फिर उसके बाद सर्चिंग कर लें। तो यहाँ तक तो आई थिंक सो आप सबको क्लियर होगा। इन सबके लिंक्स आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में जरूर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ कि अब जब पेपर हमारे पास आ गए हैं तो अब हमने आगे क्या करना है। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज की हमारी वीडियो का पर्पस ही क्या था कि हम ये समराइज कर सके कि रिसर्च है क्या। तो अगर आप कोई आपसे पूछे कि यार रिसर्च है क्या, आप रिसर्च कैसे करते हैं और रिसर्च में क्या चीजें इम्पोज होती हैं और रिसर्च में आप कैसे चूज करते हैं अपना टॉपिक और किस टेक्नोलॉजी को आप अपने टॉपिक के ऊपर इम्पोज करते हैं और आप किस टॉपिक के ऊपर किस लेवल पे रिसर्च करते हैं, यानी कि आप किस किस बेस पे, यानी कि आप MS लेवल पे या फिर BS लेवल पे या PhD लेवल पे। और अगर आपको रिसर्च में किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आपने अपना सुपरवाइजर कैसे चूज करना है। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी सुपरवाइजर को ये जाके नहीं कहना सर मुझे सिखाएं रिसर्च क्या होती है। ऑलवेज गो विद द टॉपिक, क्योंकि जब आप एक टॉपिक चूज करके अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो एक तो सुपरवाइजर आपको वहीं से पहचान लेता है कि ये बच्चा काम करने वाला है कि नहीं। क्या ये वो बच्चा नहीं है कि जिस तरह अंधेरी आती है शापर उड़ जाते हैं, ये बच्चा अंधेरी में उस शापर की तरह उड़ के तो वो गया। तो जब आपके पास उस चीज के बारे में लिटिल बिट नॉलेज हो तब आप सुपरवाइजर के पास जाएं, तो वो अगर आप उस नॉलेज में कोई कहीं गलती कोताही कर रहे हो या कोई चीज रह गई हो तो वो आपको इस तरह गाइड कर सकता है। तो बीइंग विद द सुपरवाइजर इज गुड। तो वो हमने फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में एक चीज पढ़ी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज हार्मफुल। तो सेम लाइक वर्किंग पूरा पेपर वर्क करें, पेपर वर्क से मुराद होमवर्क करें, होमवर्क करने के बाद गो विद एन आइडिया दैट रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर आई हैव टू डू अ रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो कैन यू गाइड मी। तो फिर आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, सुपरवाइजर का आपके ऊपर इंटरेस्ट डेवलप होता है, इंटरेस्ट से ज्यादा आप लोगों की आपस में एक बेस बन जाती है कि वो सुपरवाइजर फिर कहता है कि वाकई ही ये बच्चा मेरे साथ इस रिसर्च के बेस पे चलेगा। तो आई होप आज के वीडियो सेगमेंट में आपको सब चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होगी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट कर दें, हम उसके ऊपर भी आपको उसकी क्वेरीज के आंसर ज़रूर देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। Inshallah we will see you again with another video that how to read and how to write a paper.
and what is the major difference between research and a review paper. तो तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू आपकी सो मच, दुआओं थैंक का यू सो मच। मशकूर। अल्लाह हाफिज।